अब हम आगे संगठन की विशेषताएं मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देते हैं। तो इसमें बोला गया है एक संगठन में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला है व्यक्ति समूह का होना। संगठन की मूलभूत विशेषता यह है कि इसमें 2 अथवा 2 से अधिक व्यक्तियों के समूह होते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी एक संगठन में सिर्फ एक आदमी नहीं होता, उसमें 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 या उससे भी अधिक हो सकते हैं। ठीक है। उन्हीं के मध्य उपक्रम के कार्यों का आवंटन किया जाता है तथा उनके पारस्परिक संबंधों को परिभाषित किया जाता है। मात्र एक व्यक्ति से संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता। क्लियर है। अगला बोल रहा है लक्ष्य का होना। देखिए संगठन उसी वजह से बनाया जाता है ताकि एक लक्ष्य की प्राप्ति हो। तो सेकंड पॉइंट जो है वो यही बोल रहा है लक्ष्य का होना। प्रत्येक संगठन के लिए लक्ष्य का होना भी आवश्यक है। लक्ष्य के अनुसार ही संगठन संरचना की जाती है। अगर हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो संगठन क्या काम करेगी। क्लियर है। अगला बोल रहा है मानवीय व भौतिक संसाधनों से में समन्वय। एक आदर्श संगठन हेतु मानवीय व भौतिक संसाधनों में समन्वय होता है। इसके बिना अनुकूलतम उत्पादन नहीं हो सकता। मतलब ये कह रहा है कि मानवीय और भौतिक ये दोनों संसाधनों में के बीच जो है एक रिलेशन मेंटेन होना जरूरी है, उसी को ही समन्वय बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा अगला पॉइंट है एक प्रक्रिया। संगठन संस्था के कार्यों को निर्धारित करने, कर्मचारियों के मध्य उन्हें आवंटित करने तथा परस्पर अधिकार सत्ता संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट बोल रहा है एक प्रणाली। संगठन एक एकीकृत प्रणाली है जिसका निर्माण अनेक विभागों, उपविभागों तथा उनके बीच समन्वय संबंधी क्रियाओं से होता है। मतलब क्या बोल रहे हैं डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट में होते हैं। ठीक है। तो उन सब के बीच समन्वय संबंधित क्रियाओं होती रहती है। ठीक है। तो उनके बीच भी एक जो रिलेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो तभी क्या होगा हम लक्ष्य को इजीली पा पाएंगे। ठीक है। यह प्रणाली जटिल होती है तथा संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करती है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रबंध की व्यवस्था। संगठन प्रबंध की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसका उद्देश्य प्रबंधकीय कार्यों की सुविधाजनक बनाना है। ठीक है। इसमें पीटर ड्रकर के शब्दों में संगठन यांत्रिक अर्थात बुद्धि रहित नहीं है। ठीक है। क्लियर हुआ ये बात। जो संगठन वो है संगठन यांत्रिक अर्थात बुद्धि रहित नहीं है। यह न ही समाज अथवा मंडली है। यह पूर्व निर्मित नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्तिगत व्यवसाय अथवा संस्था के लिए संगठन क्रमिक एवं अपूर्ण है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है वो है एक साधन। संगठन एक साधन है, साध्य नहीं। यह सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अपनाई जाने वाली व्यवस्था है। संगठन एक चक्रीय क्रिया है, न कि नियमित रूप से घटित होने वाला कोई दैनिक घटना। संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक तंत्र है। ठीक है। उसके बाद पॉइंट है संगठन का निर्देशन व एवं पथ प्रदर्शन प्रबंध द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो भी फॉलोअप है वो कहाँ से होता है प्रबंध के द्वारा होता है। ठीक है। उसके बाद प्रबंध मतलब क्या होता है मैनेजमेंट। अगला पॉइंट है संगठन के अंतर्गत नियम, उपनियम तथा निर्देश सभी सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित किए जाते हैं। ठीक है। समय समय पर बीच बीच में सूचनाएं और ये सब जो है जो भी चीज़ें वहाँ होने वाली है या भी कुछ वहाँ इवेंट या कुछ भी होना है वो सब की सूचनाएं जो है प्रबंध द्वारा दी जाती रहती है या फिर प्रेषित की जाती है। संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले व्यक्ति के विभिन्न समूह के संबंधों को दर्शाया जाता है कि भाई उसका रिलेशन कैसा है क्या है वो चीज़ को दर्शाया जाता है और उनको बताया जाता है कि आपको इस तरह से रिलेशन मेंटेन करके चलना है। संगठन प्रबंध का वह अंग होता है जो संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य करता है। भाई संगठन का काम क्या होता है, जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, उसका एक लक्ष्य होता है। उसी को पूरा करने के लिए किसको बनाया जाता है, संगठन को। तो वही बात आ रहा है इसमें
जो संस्था का जो लक्ष्य होता है उसे प्राप्त करने का काम किनका रहता है? संगठन का रहता है। अगला पॉइंट है संगठन सार्वभौमिक होते हैं। इसके बाद है संगठन में कार्यरत सभी व्यक्ति उपक्रम के कार्यों को संपन्न करने में एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्ति एक नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो कहना ये है कि जितने भी व्यक्ति वहाँ काम करते हैं वो सब एक दूसरे के साथ एक प्रॉपर रिलेशन, एक समन्वय बना के काम करते हैं, जिससे क्या होता है कभी वाद विवाद या इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो सब नहीं आते। ठीक है, अगर आप प्रॉपर अगर मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, आपको जैसे अगले किसी और डिपार्टमेंट से काम है या वो आपसे काम लेना चाह रहे हैं तो वो संकोच करेंगे या फिर काम आपका पूरा नहीं हो पाएगा। और संगठन में आपका अगर एक दूसरे से रिलेशन अच्छा ना हो तो जो एम आपको मिला है वो आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप संकोच करेंगे कि मैं पूछूं उससे या नहीं, और अगला भी जो है जिससे आपको काम है या जिसको आपसे काम है वो भी इसी संकोच में रहेगा कि मैं क्यों बोलूं या वो क्यों आएगा, मैं जब तक नहीं बोलूँगा वो ये नहीं करेगा। तो इस टाइप की बात। संगठन की परिभाषाएं, तो इसमें 2 से 3 अलग अलग विद्वानों द्वारा संगठन की परिभाषाएं बताई गई है। जैसे कि पहला देख रहे हैं C.H. नॉर्थकाट के अनुसार संगठन से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा संस्था के निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियुक्त व्यक्तियों में कार्य का विभाजन किया जाता है। मतलब ये कह रहा है जो हम व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, मतलब अपॉइंट करते हैं, उनको हम प्रॉपर वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसी के बारे में बताया गया। ठीक है, अगला जो है प्रो हैने के अनुसार किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। मतलब इनका ये कहना है कि विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन, मतलब जो अलग अलग हम डिपार्टमेंट में जो बांटे हैं उनका प्रॉपर संयोजन ही संगठन कहलाता है। उसके बाद उर्विक के अनुसार किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए इसका निर्धारण करना एवं उन क्रियाओं को व्यक्तियों में वितरण की व्यवस्था करना ही संगठन है। ठीक है, तो ये जो थे तीनों के बारे में, तीनों जो है अलग अलग अपना अपना डेफिनेशन दिए। इसमें बोल रहे उपरोक्त परिभाषाओं के अध्ययन के आधार पर संगठन की एक संक्षिप्त परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि उत्पादन में विभिन्न घटकों के प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित करने को ही संगठन कहते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन क्लियर हो चुका होगा। जो है बहुत आती हैं, तो इसलिए हमें ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है?